अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इलेक्शन को लेकर धांधली का शोर उरूज पर है और एक सियासी जमात की जानिब से बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारा मैंडेट चुराया गया। साबिका इलेक्शन को लेकर भी एक सियासी जमात का लीडर ये इल्जाम लगा रहा है कि इलेक्शन में धांधली की गई थी और साथ ही वो बार बार ये भी कह रहा है कि मुझे जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि मैं उनके और अवाम के दरमियान खड़ा हूँ। वो अपने कारकुनान को ये भी बावर करा रहा है कि अगर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया तो अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जाएगा, मुल्क कमज़ोर हो जाएगा और उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। गुज़श्ता रोज़ सियासी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर मैं इलेक्शन ना जीता तो ये मुल्क के लिए खूरे साबित होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मुझे खामोश कराना चाहते हैं क्योंकि मैं उन्हें कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो आपको यानी अवाम को खामोश करवाएं और वो मेरे पीछे नहीं, वो आपके पीछे हैं। मैं तो बस रास्ते में खड़ा हूं और जब जब ये मुझ पर फर्द जुर्म आयद करते हैं तो मैं इसे अपने लिए बड़ा तमगा समझता हूं क्योंकि मुझ पर आपकी वजह से फर्द जुर्म आयद की जा रही है। और ये कभी ना भूलें कि हमारे दुश्मन आज़ादी छीनना चाहते हैं और मैं उन्हें कभी आपकी आज़ादी नहीं छीनने दूंगा। और अगर मैं इलेक्शन ना जीता तो ये उनके लिए, जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए इंतहाई खूरे साबित होगा। ये सारी बातें अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान की। गुज़श्ता इलेक्शन हारने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जारहाना बयानात देते हैं और उनके हामी कैपिटल हिल पर हमले समेत वाशिंगटन की अहम इमारतों पर हमलावर भी हो चुके हैं। इलेक्शन पर असरअंदाज होने और कैपिटल हिल पर हमले समेत कई केसेस में वो जेल में भी रहे हैं। उन पर खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल के 37 संगीन इल्जामात भी आयद किए गए हैं और उन्हें नाअहली की सजा के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए अहल भी कर दिया। अमेरिका से अगर हम पाकिस्तान की हालिया सियासत का मुआवजा करें तो यहाँ भी इलेक्शन को लेकर धांधली का शोर है और कई जमातें जो है वो ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इंदिया दे रही है, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि साइफर और तोशा खाना केसेस समेत मुतादिद केसेस में जेल में है, वो हुकूमत में बराजमान सियासी जमातों को मैंडेट चोर कहकर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा हुकूमत के लिए जहां सियासी इस्तेहकाम लाना और मईशत को मजबूत बनाना एक बड़ा चैलेंज था, अब दहशतगर्दी से निमटना भी उनके लिए अहम हो गया है। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी एक गाड़ी चौकी से टकरा दी, जिसके नतीजे में 2 अफसरान समेत 7 अहलकार शहीद हो गए। इस वाक़ये पर जहां पाकिस्तान का हर शहरी गमज़दा था, वहीं सोशल मीडिया पर शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर शहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई। कल रात इन शहदा का नमाज जनाजा अदा की गई है। सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। कल भी यही हुआ। बॉर्डर है इसका केपी का, वहाँ से बेशुमार जो है दहशतगर्द आ रहे हैं। पनाहगाहें प्रोवाइड करने वाले, सहूलतकारी उनकी करने वाले यही लोग हैं जो ट्वीट करते हैं। हुकूमत सियासी इस्तेहकाम, मईशत की बहाली और दहशतगर्दी से निमटने की हिकमत अमली बना रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ये फैसले करने में परेशान है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का उनका फैसला दुरुस्त था या फिर नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ मुफाहमत या मज़ाहमत के दरमियान उलझी हुई है, जबकि अवाम रिलीफ मिलने के मुंतज़िर हैं। लेकिन अवाम को रिलीफ तभी मिल सकता है जब मुल्की सियासी जमातें एक पेज पर होंगी। मगर सवाल ये है कि इन सियासी जमातों के माबैन मुफाहमत करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर कौन लाएगा। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। कायरा साहब बताएंगे, पीआईए की निजकारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइजेशन से बेहतर है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इस फैसले पर हुकूमत को कायल कर लिया जाएगा या ये फैसला जो आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया ये बेहतर है? देखिए, हमारा कोई हम आइसोलेशन में बातें नहीं कर रहे। देखना यह है कि कौन सा मॉडल पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का और ब्लीड कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कौन से बेहतर ऑप्शंस है,
हमारे पास पीटीसीएल का मॉडल मौजूद है। पीटीसीएल में 26% या 25% शेयर्स बेचे गए, बाकी शेयर मेजोरिटी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है और वो इदारा बेहतर जा रहा है। ऐसी ही सूरत में अगर कोई पोस्टेड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी स्टेक होल्डर रहती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए और अगर नहीं होता तो फिर अदर ऑप्शंस देखने चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई इख्तलाफ किया जाए और मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को या मुस्लिम लीग को इस पे कायल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कायरा साहब ये भी फरमाइएगा कि आईएमएफ के साथ बातचीत करने के बाद और ऐसी सिचुएशन में कि जब हुकूमत एक नए प्रोग्राम की तरफ भी जा रही है और बिजली के और गैस के टैरिफ भी बढ़ाने पर उन्होंने बात कर ली है, आवाम पर डायरेक्ट बोझ आ रहा है, इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? क्योंकि आप लोग काबीना में शामिल तो नहीं है, लेकिन इतनी पोजीशन होल्ड है आपकी कि आप उनके साथ बैठ के कोई सलाह मशवरा या उन्हें कोई बेहतर सोल्यूशन बता सकते हैं। देखिए ना, एक चीज तो मेरा ख्याल है मीडिया के दोस्तों को भी ख्याल करने की जरूरत है। हम भी करेंगे, हमारा तो काम है अवाम को रिलीफ देना है, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके देना है। शॉर्ट टर्म रिलीफ तो नहीं होंगे, हमने तो लॉन्ग टर्म रिलीफ की तरफ जाना है और उसके लिए आपको कुछ ऐसे इकदाम की जरूरत है जिसमें प्राइस हाइक होने का इम्कान है। तो जो आम आदमी है जहाँ पे उसकी जिंदगी में तकलीफ आती है उसको मिनिमाइज करने के लिए मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए, और उसके अलावा जो हैव्स हैं उनसे लेने का या उनके ऊपर टैक्सेशन ट्रांसफर करने का तो कुलिया बिल्कुल सामने है, उसका भी उसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए। आईएमएफ आपको ये तो नहीं कहता ना कि आप फलां टैक्स लगाएं और फलां खत्म करें। आईएमएफ का आपको जनरली ये कहता है कि आप अपनी इनकम इतनी बढ़ाएं, और जब आपके पास वो पूछता है अच्छा ठीक है किस मादे में बढ़ाएंगे, तो वो आप कहते हैं ये, वो आपको मशवरा देते हैं कि जी हमारा तो आपके साथ बड़ा तवील है और कोई अच्छा भी नहीं है, लिहाजा आप ऐसा करें कि आप इसकी बजाय ये एरिया टैक्सेशन में ले जाए या यहाँ टैक्स एनहांस कर दें, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं ये मॉडल बेहतर है। प्राइवेटाइजेशन या इन इदारों को, नुकसान वाले इदारों को डिस्पोज ऑफ करना है, इनके नुकसान को कम करने के लिए, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है आप उन्हें अगर कायल करें और आप उनको एक मॉडल उनके सामने ऐसा रखें कि ये कामयाबी का मॉडल है, तो हमारे मुल्क के अंदर भी इसका एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है, तो आईएमएफ इस पे कायल हो सकता है, लेकिन आपने एक उस पे पॉजिटिव मॉडल सामने रखना है। ठीक है, आपको ये नहीं कहता कि ये हमारी शर्त है 100% मानो, वो आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करके कहता है कि आपने टैक्स बढ़ाने हैं तो ये काम कर लीजिए, और आपने अगर के मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने हैं तो ये मदद कर लीजिए। अगर नहीं तो आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करने के लिए या अपने बजटिंग को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर उनकी तजावीज के अलावा आपके पास बेहतर तजावीज हो तो आप उनको कायल कर सकते हैं। ठीक है कायरा साहब, चले ये तो हो गया कि हम इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और आईएमएफ वाला मसला, लेकिन एक पॉलिटिकल मसला भी है। बानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रही है कि मैंडेट चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, और उनका जो मेन टारगेट है वो मुस्लिम लीग नून है। बाय द वे, आप समझते हैं कि उनका कोई अनकरीब फ्यूचर बेहतर होता दिखाई दे रहा है, या इस तरह के बयानात से मजीद तनाव पैदा होगा? देखिए ये तनाव तो और इस तरह की बयानबाजी का हासिल कुछ नहीं, इसलिए कि मुस्लिम लीग तो इलेक्शन कराने वाली नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया है, केयरटेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराया है, उनका क्या ताल्लुक इलेक्शन से? मुस्लिम लीग तो इलेक्शन की पार्टिसिपेंट है। उनके इल्जामात के मुताबिक बहुत गिर के भी अगर इल्जाम लगाई जाए तो यही कहा जाता है ना कि ये बेनिफिशरीज है, तो बेनिफिशरीज को तो उनका तो कोई रोल नहीं है, उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं, लिहाजा उनको आप कैसे कह सकते हैं? तो ये एक उनका स्टाइल, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलें, इसको तो खैर सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कायरा साहब मुझे बताएं, आप बड़े एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं गवर्नर पंजाब के लिए, तो क्या हम फिर आपको मुबारकबाद पेशगी दे दें? नहीं, पेशगी मुबारक नहीं देते हैं, मुबारक वक्त पे ही देते हैं। मेरी जमात ने हमेशा मेरी इज्जत रखी है और मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी जमात का, लेकिन बाकी जिन दोस्तों के भी नाम हैं, बहुत कॉम्पिटेंट बड़े अच्छे लोग हैं,
और मैं समझता हूँ जिसको भी जमात, अभी तक कोई ये जो सारी डिस्कशन है ना कि जी ये फाइनल हो गया, ये प्लान हो गया और इस तरह मशवरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब पार्टी क़यादत फैसला करेगी, जिस भी साथी का फैसला करे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मेरे हक में फैसला करे तो मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई है, और किसी और दोस्त के हक में फैसला हुआ तो भी बिस्मिल्लाह। अब कोई तीसरा फरीक होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक तो चंद साहब का नाम है और एक कायरा साहब आपका नाम है, तो अब ये दोनों में से किसी एक का कुरा निकलेगा। मैंने कहा मैं पूछ लूं आपसे कि अगर आपका निकल रहा है। देखिए दो तीन नाम थे ना जी पहले से चलते हुए। नदीम चंद साहब मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहुत अजीज है। लेकिन उस पर एतराज भी नून लीग ने किया है, इंटरनली कोई बातचीत हुई है उनकी, उन्होंने कहा कि नहीं, नून लीग को कोई लंबा चौड़ा क्या एतराज होगा जी। और मेरा नहीं ख्याल, लेकिन और नदीम साहब बड़े तजर्बाकार, एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल कारकुन हैं। ठीक। और दूसरा नाम मखदूम साहब का था, वो भी बड़े तजर्बाकार, बड़े नफीस आदमी है, बड़ा उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले भी गवर्नर रहे हैं। सो ये है कि जिसका भी नाम आएगा ये, और ये जो इस वक्त कंसिडरेशन में है या जो मीडिया में कम से कम नाम चल रहे हैं, पता नहीं है कि किस हद तक कंसिडरेशन में है। ठीक है। अच्छा कायरा साहब मुझे बताएं 18वीं तरमीम पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? वैसे तो हुकूमत ने IMF को भी बोल दिया है NFC अवार्ड पे 2 टोक, लेकिन कल को अगर इसके हजम में कोई तब्दीली की जाती है, एलोकेशन में तब्दीली की जाती है, तो पीपल्स पार्टी का उस पर क्या मौक़िफ़ है? हमारा क्या मौका होना है जी? हम तो ये कहते हैं कि वो आईनी एक मसला है, वो आइन के मुताबिक तयशुदा है, और उसके लिए उसको छेड़ने से पहले हमें देखना ये चाहिए कि NFC को क्यों छेड़ना है, कि हमारी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा रकम चाहिए, तो एक्सपेंडिचर कट कैसे हो सकता है या आमदन कैसे बढ़ सकती है, पहले तो वो ऑप्शन देखना है, और उसके बाद देखना है कि अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो पहले वो एग्जॉस्ट करें, उसके बाद जमातों से और सूबों के साथ बैठ के अप्रोप्रिएट फोरम पे, ये मीडिया में डिबेट की बजाय अप्रोप्रिएट फोरम पे, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए अभी। ठीक। और अगर, क्योंकि इससे पहले अगर मीडिया डिबेट इस पे ज्यादा शुरू हो गई तो होगा ये कि पोजीशनें बहुत हार्डन हो जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली नुकसान का बायस हुआ करती है। तो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम एक तरमीम है, उससे वो आईन पाकिस्तान है, अब कोई तरमीम नहीं है। अब आप तो बल्कि एक और रंग है ना जी कि हम उसको 18वीं तरमीम कहते हैं, जैसे ये आइन से अलग कोई चीज है, ये आइन है। ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। लगता है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो है वो नसीहत पकड़ चुके हैं कि मीडिया पर आकर कोई ऐसी बात नहीं करनी कि बाद में कंट्रोवर्सी बन जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग क्या सोच रही है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है शेब शाहीन साहब ने, और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं बिलाल कियानी साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं कियानी साहब पहले आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बताएं कि ये जो PIA की निजकारी का मामला है, और कल अता ताहर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि एयरपोर्ट्स की निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है और बड़ी तेज़ी से गौर किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके साथ क्या रिएक्शन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरवा साहिबा, उम्मीद आप खैरियत से हैं जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए बात ये है कि मेरे में तो नहीं है पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है, मगर PIA की जो निजकारी का अमल है, यकीनन हमारी हुकूमत आने से पहले ये प्रोसेस का आगाज़ हो चुका था, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो ड्यू डिलिजेंस फेज होता है प्राइवेटाइजेशन या किसी भी ट्रांजैक्शन का, उसमें ये अभी है। और तो देखिए प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यकीनन जारी है जी, और इसको हमें इंश्योर करना होगा, और हमें इंशाल्लाह इरादा रखते हैं कि इसको जिम्मेदाराना तरीके से करेंगे, जिसमें पार्टी का ये मौक़िफ़ जो सामने आया है कियानी साहब के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमें इसे मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दें, इस पे क्या आप लोगों ने तय किया है? जी देखिए मेरा ख्याल है कि ये एक तजवीज़ ज़रूर हो सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इटसेल्फ भी एक प्राइवेटाइजेशन का ही मोड है। प्राइवेटाइजेशन में दीगर ऑप्शंस होती हैं, उसमें एक ऑप्शन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और जब ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की स्टेज आती है, जब आप तयन कर रहे होते हैं कि आपने किस मोड, कौन सा मोड इख्तियार करना है, तो उस टाइम पे ये तजवीज़ भी देखी जा सकती है। मेरा ये ख्याल है जी। मगर बुनियादी बात ये है कि आप जो भी मोड डिसाइड करें, उसमें 2-3 चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए, और जो हमें मिल के करनी होगी जी। सबसे पहले PIA के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी राइट्स
को उनको इंगेज करके उनकी राइट्स को हम प्रोटेक्ट करके और इंश्योर करना चाहिए जी। ठीक। साथ ही हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम ये देखें कि किस मोड से हमें सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट आता है प्राइवेट सेक्टर से, वो लोग और वो पार्टीज जो जिनको एयरलाइन चलानी आती हो। नंबर 3, हमें सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल या इसकी जो प्राइस है हुकूमत पाकिस्तान को वो किस में मिलती है। ठीक है। और नंबर 4 कि किससे हमारी एक्सिक्यूशन एक ऐसे तरीके से हो सकती है कि ये जो इसके जो सालाना खसारे आवाम अरबों रुपए में भुगतती है, जो अरबों रुपए दवाइयों पे, अस्पतालों में और प्रोडक्टिव कामों में लग सकते हैं, उन पैसों से हम बचाएं। तो हमें यकीनन अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी चाहिए। और मगर मैं ये समझता हूं कि हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और खास तौर पे जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, और प्राइवेटाइज भी एक जिम्मेदाराना तरीके से एम्प्लॉयज की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए तो करना यानी चाहिए। हम पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी या नून हुकूमत का लीग काम के नहीं है। दरमियान जो है वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर पीआईए की या इवन एयरपोर्ट्स की कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव शाहीन साहब, आपकी क्या इस पे राय है? क्योंकि ज़ाहिर है कि आप लोग अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन ये एक कौमी मसला है। देखिए, इस पर कोई शक नहीं है कि मुल्क को चलाने के लिए सम टाइम प्राइवेटाइजेशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये कोई सीरियसली इसको शुरू करेंगे तो हम अपना बाकायदा मौक़िफ़ देंगे। लेकिन बेहतर यही है कि इसको मुनाफ़ा बख्श बनाएं, इसके लिए चीज़ों को इम्प्रूव करें, बेहतरी लाएं। मुल्क को चलाने के लिए जो पॉलिसीज़ मुल्क के लिए बेहतर हो सकती हैं उनको आगे लेके चलें। देखें, पीआईए आपकी एक सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक इदारा है, वो उसके साथ एक सेंसिटिव इदारा भी है। आपका जहाज़, आपके प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड, आपका मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके साथ रिलेटेड हैं, उसके साथ एम्प्लॉइज़ रिलेटेड हैं। उसको एक बड़ी संजीदगी के साथ ये नहीं है कि थ्रो अवे प्राइस के ऊपर आप चीज़ों को फेंकते चले जाएं और अपने मनपसंद लोगों को दे दें और उसके नतीजे में मज़ीद बेरोज़गारी बढ़े और उसके नतीजे में जो आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स हैं वो भी आप थ्रो अवे प्राइस पे फेंक दें, इसलिए कि आप खसारे में एक इदारा जा रहा है। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको इम्प्रूव करें, उसके चीज़ों को जहाँ कोई गलती या कोताही या कमज़ोरी है उनको आप इम्प्रूव करें। अगर कहीं गोल्डन हैंडशेक देना है, मुलाजमीन ज़्यादा हो गए हैं फ़र्ज़ करो, उसको इम्प्रूव करें। अगर आप गवर्नेंस को बेहतर करें तो बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, यानी इस पे ज़ाहिर है कि आपका भी मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत की अप्रोच है। देखना ये होगा कि ये किस एहसन तरीके से होती है। लेकिन शिव शाहीन साहब, आप लोगों की जमात बहुत वो जैसे कहते हैं ना वन पेज पे नहीं है, एक पेज पर नहीं समझ आ रही है। पॉलिटिकली अगर हम गुफ्तगू करें, कभी कोई और बयान सामने आता है, फिर उसकी वजाहत आती है, फिर कोई और बयान सामने आ जाता है। ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला है, ये तय किसने किया था? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो शायद हमें पब्लिकली कहने की बजाय बेहतर यही होता है कि हम अपनी कोर कमेटी में बैठें और वहाँ डिस्कस करें। तो हम पब्लिकली जो चीज़ें तय करते हैं या डिस्कस करते हैं, हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन देता है, तो उससे इबहम पैदा होते हैं। सबसे पहले तो जब ये बातचीत चल रही थी शेरानी ग्रुप के साथ, उनके साथ बात ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमारे दरमियान एक आइडिया आया और हमें इजाज़त मिल गई थी कि हम खुद अपने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फाइनली आखिरी रात को आपको पता है कि हमसे वो बल्ले का निशान छीन लिया गया। इजाज़तनामा और इस कहाँ से आया था दौरान खान साहब, जी क्या मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया? आपने भी इजाज़त का लफ्ज़ बोला ना, इजाज़त मिली थी। ये इजाज़त कहाँ से मिली थी? इजाज़त हमें पेशावर हाई कोर्ट ने दी थी ना, तो बल्ले का निशान वापस मिल गया था हमें। जब वापस मिल गया तो हम तो आज़ाद हो गए ना कि हमें अब अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई या ख़राबी पैदा हो गई, तो फिर खान साहब ने एक प्रपोज़ल यही दी थी कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। मगर बहरहाल इस दौरान चूँकि उनको ख़ुद भी एक प्रॉब्लम था निशान के हवाले से, और उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ थी, तो इस पीटीआई नज़रियाती के साथ इल्हाक़ हुआ। आपको याद होगा पीटीआई नज़रियाती का जो हुआ, वो एक दिन जिस दिन हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराया, उसी दिन ऑर्डर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब इनकी ये एक्सेप्ट ना किया जाए, और उसके 2 घंटे बाद उसको उठा कर अगवा कर लिया गया और उसके तशद्दुद करके उससे भी ज़बरदस्ती बयान दिलवा दिया गया। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो है वो बानी पीटीआई का फैसला था
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला। फिर ये जो बातें बीच में आ रही हैं कि कभी एक बयान आता है बैरिस्टर जफर का, फिर दूसरा बयान आता है कि गलती हो गई, फिर कोई और उठ के कहता है कि ये बानी पीटीआई का फैसला नहीं था। ये यानी आपने ये क्लियर कर दिया कि ये इमरान खान साहब का ही फैसला था कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों के साथ जाएं। देखें, ये एक था प्री इलेक्शंस, एक था पोस्ट इलेक्शन। प्री इलेक्शन ये फैसला हुआ था, पोस्ट इलेक्शन के हवाले से उन्होंने MWM का फैसला किया था। अच्छा। लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ दोस्तों का एतराज़ था कि वो फिरका वाराना बात शुरू हो गई थी, तो फिर मेरा ख्याल है वो फिर जो लीडरशिप गई थी उनको मिलने, उस वक्त मैं नहीं था उस मीटिंग में, लेकिन फिर वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ उस फैसले को चेंज कराया था। तो फिर यानी मगर जो बात लीडरशिप ये है आपकी कि मुलाकात के लिए गई थी खान साहब के साथ प्री इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि अब हमें इसे चेंज करना है, तो उन्होंने कायल किया। हाँ, पोस्ट इलेक्शन गई थी, प्री इलेक्शन के फैसले को चेंज करने के लिए ना, तो उन्होंने ये फिर तो ये फैसला खान साहब का नहीं हुआ, ये तो फिर उस क़यादत का फैसला हुआ जिन्होंने कन्विंस किया खान साहब को। देखें, बात ये होती है कि फैसले फाइनल खान साहब के होते हैं, मगर जो लीडरशिप कन्विंस करने जाती है, जो बात करने जाती है, जो चूँकि टाइमिंग्स इतने शॉर्ट होते हैं, तो मेनली उनका फैसला होता है और वो खान साहब से स्टैंप लगवानी और अप्रूवल लेनी भी ज़रूरी होती है। तो लेकिन बात ये होती है कि देखें, ये इशू इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि आपको एक सिंबल जो आपकी पार्टी का हक था, पार्टी आपकी बैन नहीं हुई थी, वो उसको मिलना चाहिए था, उससे उसको महरूम कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कोई भी पार्टी जब वो पार्लिमानी पार्टी बन जाए तो उसका ये हक होता है कि उसको उसकी जो जनरल सीट्स हैं उसके प्रोपोर्शनेट शेयर से उसको उसका हक मिलना चाहिए। वो हक नहीं दिया गया, हमें देने की बजाय दूसरी पार्टी को। ठीक है, मैं यही सवाल बिलाल कियानी साहब से करूंगी। बिलाल कियानी साहब, ये वैसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है। जी जी शुएब शाहीन साहब, उसके एक बात सिर्फ करके देखें, उसकी एक मिसाल बाप पार्टी की माजी में मौजूद थी कि जो इलेक्शन भी नहीं लड़ी थी और जिन्होंने लिस्टें भी नहीं दी थी, और उसको इसी इलेक्शन कमीशन ने दिया, और न सिर्फ दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे उस वक्त दिन तक भी मौजूद था। लेकिन आप नहीं समझते बाप पार्टी के कॉन्सिक्वेंसेस और सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे, आप लोगों के सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं उससे? आप ये कहना चाहती हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की फेवरेट है और एस्टैब्लिशमेंट हमारी दुश्मन बनी हुई है? नहीं सर, मैंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो सर्कमस्टेंसेस की बात की है। मतलब तो फिर यही एक चीज हो सकती है। और वो अगर मैं आपकी बात को शुएब शाहीन साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट रख भी लूं, तो उस वक्त बाप पार्टी आप लोगों के साथ गई थी, तो आप लोगों के हक में सर्कमस्टेंसेस थे। मैं तो ये बात कर रही हूँ। देखें, बाप पार्टी हमारी इत्तेहादी रही, MQM हमारी इत्तेहादी रही, GDA हमारी इत्तेहादी रही, अख्तर मेंगल हमारा इत्तेहादी रहा। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि जो एक प्रिंसिपल डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है एक पार्टी के लिए, उस पार्टी को दूसरी पार्टी को उससे महरूम करती है। फिर देखें, सिंबल का निशान से सारी खराबियां पैदा हुई। बिलाल कियानी साहब को इसमें इन्वॉल्व करती हूं। आपने सिर्फ एक बात सिर्फ करके, ANP को 20,000 जुर्माना करके कहा 6 महीने बाद आप इलेक्शन करा लें। हमें पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ओवर एंड अबव कर दिया गया, हालांकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर एंड अबव होना चाहिए था। और ये नाइंसाफी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ की, इसके नतीजे में आज तक हम ये भुगत रहे हैं। और ये बदनीयती पे मबनी ये फैसला और ये आपके नज़दीक बदनीयती जो है वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोगों की कारस्तानी के नतीजे में है। बिलाल कियानी साहब, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस जमात का मौक़िफ़ है जिनके रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बैठे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग मैंडेट चोर हैं। तो मुझे बताएं, अब जो उनको मिली नहीं है सीट्स रिजर्व, वो आप लोगों के खाते में जारी हैं। आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी सियासी नाइंसाफ़ी है? नहीं फरवा साहब, मेरी गुजारिश सुने। शुएब साहब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, ही इज़ अ लॉयर। तो देखिए, बात ये है कि ये मुझे बता दें, चलें इन्होंने बाप का प्रेसिडेंट दिया, मगर BAP का अगर था भी, और मुझे उसके हकायक एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं पता, बट आई एम नॉट इंटायरली श्योर वेदर दैट इज वन डायरेक्टली कंपेरेबल। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं इनको रिजेक्ट किया, फिर ये पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। या तो ये कह दें कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी बदनीयती पे मबनी एक फैसला जारी किया है जिसमें इनका ये क्लेम रिजेक्ट हुआ है। देखिए, बात ये है, टेक्निकली आप ये बात देखिए, PTI के बैक्ड जो कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद कैंडिडेट्स की हैसियत में लड़े। अभी आपको शुएब साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने ये बड़ा सोच समझ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ये ज्वाइन करने का फैसला किया। तो जब इनने ये ज्वाइन करे थे तो क्या इनको नहीं पता था
कि रिजर्व सीट्स की आगे क्या रिक्वायरमेंट है। क्या इनको नहीं पता था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई इलेक्शंस ना कंटेस्ट किए, ना वो सीट जीते? क्या इनको ये नहीं पता था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इब्तदाई मरहले में जो इलेक्शन से पहले होता है टाइम तक कोई रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं जमा कराई थी? और क्या उस टाइम पे इनके जो इतने कानूनी माहिरीन हैं और ये बार बार कहते हैं कि बड़ी हमारी लीगल टीम है, फिर ऊपर पार्लियामेंट्री टीम है, फिर असद कैसर साहब जैसे लोग हैं जो साबिक स्पीकर हैं, क्या उस टाइम पे उन लोगों को इस बात का इदराक नहीं था कि कल ये एलिजिबल नहीं होंगे रिजर्व सीट्स को हासिल करने के लिए? तो देखिए, आपने आंखें खोल के एक फैसला किया। आइन में, इलेक्शन लॉज में, रूल्स में कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स मिलें। तो आप आज किस बुनियाद के ऊपर ये केस कह रहे हैं? या तो ये कह दें कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी बदनीयती पर मबनी एक फैसला सुनाया। तो देखिए, ये दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। आज अब आप कह दें कि हमने ये जमात ज्वाइन के लिए, तो अब हमें ये दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई हक नहीं था लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रूल्स कि उनको ये सीट्स अलॉट तो इस पूरी इनकी आपस की लड़ाई का मुझे जो अंदाजा लग रहा है वो ये है कि आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है और आप लोग फायदा उठा भी रहे हैं, बिलाल कियानी साहब। जी देखिए, बात यह है कि जब वो सीट्स अब इनकी और वाज़ेह हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो सीट्स नहीं मिल सकती जो रिजर्व सीट्स हैं, तो हाउस के अंदर अब वो सीट्स वेकेंट थी। तो द नेक्स्ट स्टेप है कि वो सीट्स किसको जानी चाहिए, उसके ऊपर भी अब कोर्ट्स ने एक फेवर किया। यकीनन ये मामला पहले साइलेंट था लीगली इसके ऊपर, मगर अब इन द एब्सेंस ऑफ आप कह रहे हैं कि क्योंकि साइलेंस थी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर, अब कोर्ट्स ने भी वो चीज और हमने एक लीगल मौकफ पेश किया, दीगर जमातों ने पेश किया। उसके बाद अब ये नतीजा निकला है कि क्योंकि अब वो सीट्स खाली हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग जमातें हैं असेंबली में, उनको फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो देखिए, ये आइन और कानून के मुताबिक ही पहले भी फैसला हुआ था। इन्होंने अपनी अपील की, आप पेशावर हाई कोर्ट ने भी वही फैसला एंडोर्स किया। चले ये फैसले तो बिलाल कियानी साहब इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आइन और कानून का आपने जिक्र किया है, पता था कि हाँ, कुछ फैसले जो है वो हुकूमत भी करती है और उस फैसले में शायद आइन और कानून भी नहीं देखा जाता। अभी आप लोगों ने जो IMF के साथ डील अप किया है और पूरे पैरामीटर्स पर आपने पूरा उतर के उनको दिखाया भी है और उनको यकीन दहानी भी कराई है। आई एम श्योर कि कोई अच्छी यकीन दहानी भी कराई होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अप्रैल के अंदर जब वो दोबारा बैठेंगे और आप लोग एक और प्रोग्राम लेने की तैयारी में हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को कैसे सेव करेंगे उस सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैग लोग भी सड़कों पर होंगे, JUIF भी ऐलान कर चुकी है और फिर IMF के साथ मुआहदा करने के बाद या उससे पहले जो सख्तियां आप आवाम पर करेंगे उसका भी आपको एक रिएक्शन आवाम की तरफ से मिलेगा। अब इसमें फरवा साहब आपके दो सवाल आते हैं, मुझे जरा थोड़ा सा इसमें वक्त दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना मुख्तसरन इसको एड्रेस कर सकूं करूं। देखिए, पहली बात यह है कि हमने वो फैसले करने जो रियासत की और हमारी मईशत की और आवाम की इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जरूरत है। कतई नजर इससे कि क्या वो पॉपुलिस्ट फैसला है कि नहीं। हमने वो काम नहीं करना जो उन्होंने किया था, जो PTI ने किया था कि पहले IMF नहीं जाऊंगा की रट लगाई, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, फिर IMF भी जाएं, फिर उसके बाद एक सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम भी IMF के साथ एग्री करें जिसपे पूरे ना उतर सके, और जाते जाते अपनी हुकूमत जब नजर आ रही थी जा रहे थे तो अपने ही प्रोग्राम को सबोटाज करके मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर धकेलें और उसके बाद फिर एक पॉपुलिस्ट फैसला करके मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दें जिसमें श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जाए। अब देखिए, हमने IMF के साथ जो प्रोग्राम है स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो 9 माह का हम करके गए थे जब हमारी हुकूमत का इख्तिताम हुआ था, वो अब आखिरी मरहले में है। वो 9 मंथ प्रोग्राम था, उसका सेकंड और फाइनल रिव्यू भी जारी है। आगे एक नए प्रोग्राम की तरफ जरूर बातचीत हो रही है, मगर देखिए IMF के प्रोग्राम के अंदर भी उन्हीं रिफॉर्म्स की बात हो रही है जो अदरवाइज हमारी मईशत की जरूरत है। IMF ना भी हो तो हमारे प्रोग्राम की जरूरत है। देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने बिजली की पैदावार को सस्ता करना है और बिजली उतने की बेचनी है जितने की आप बना रहे हैं ताकि गर्दशी कर्जा ना बने और आवाम के लिए कल बोझ ना बने। आपने गैस उतने की बेचनी है जितने की आप बनाते हैं। आपने जो आपके वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो अरबों रुपए के खसारे कर रहे हैं, या उनको जिम्मेदाराना तरीके से प्राइवेटाइज करना है या उनको सुलझाना है। आपने अपना टैक्स नेट वाइडन करना है ताकि चंद मखसूस सैलरी क्लासेस और चंद सेक्टर्स बिजनेस के उनके ऊपर सिर्फ बोझ ना बढ़े, टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ भी हो और हर कोई अपना हिस्सा अदा करे। ठीक है, मैं इस पे शुएब शाहीन से भी एक लाइन ले लूं क्योंकि वक्त की कमी है। जी कियानी साहब।
जी वन लाइन वेरी क्विकली। आपने बात की कि सड़कों पे लोग आएंगे। सड़कों की 10-12 साल से पीटीआई का ये वतीरा रहा है, ऑपोजिशन में भी हुकूमत में भी। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए थे, अगर आगे भी ये तरीका अपनाएंगे तो उससे हुकूमत अपना काम नहीं रोकेगी। ठीक है, सड़कों पे तो आप लोग भी पीडीएम की सूरत में निकले थे। शिवशरण साहब क्या करने लगे हैं? आपके पास कोई सपोर्ट तो है नहीं, वो जादुई सपोर्ट मौजूद नहीं है। अगर तो है तो फिर आप हुकूमत भेज सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर सड़कों पे आकर आप क्या करेंगे? जा सकती है हुकूमत? देखें, पहली बात तो यह है कि इनके बात का जवाब दे दूंगा। मसला ये है कि ये महंगाई मुकाऊ मार्च लेकर आए थे। 16 महीने में जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, चलती हुए मुल्क जो 6.2% जीडीपी थी, रोजगार था, तरक्की थी, इन्वेस्टमेंट थी, उसको जीरो कर दिया इन्होंने। 0.323% पे ले आए। ये इनकी कारकर्दगी थी। रिजर्व इन्होंने तकरीबन जीरो कर दिए। इन लोगों की जो कारकर्दगी थी, इनके अपने ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। हमारे ज़माने में 0% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। आप पूरे इंटरनेशनल सही है शिवशरण साहब, वक्त की कमी है, मुझे बताएं कि क्या करेंगे एहतजाज करके? तो एहतजाज हम करेंगे, बिल्कुल हमारा हक है। पार्लियामान के अंदर भी, गवर्नमेंट को घर भेजेंगे। और ये जो कुछ करने लगे हैं, देखें ये जो कुछ करने लगे हैं ना, ये पब्लिक सपोर्ट से नहीं आए हुए। इन्होंने रिफॉर्म्स कोई कुछ नहीं करनी। रिफॉर्म्स करनी है तो $18 बिलियन जो मुफ्त बरात दे रहे हैं उनको खत्म करें। ठीक है, और गरीबों गवर्नमेंट गिरा लेंगे आप लोग? जी बिल्कुल गिराने की कोशिश करेंगे। खान साहब को बाहर निकलवा लेंगे आप लोग? डाकाजनी के जरिए वजूद में आई है ये हुकूमत। हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, अवाम के हुकूक पे डाका डाला है, अवाम का वोट चोरी किया है, सबको पता है। सबके पास फॉर्म 45 है। हम इस्लामाबाद की 3 सीटें जीत के बैठे। ठीक है, खान साहब को बाहर निकलवा लेंगे शिवशरण साहब? जी बिल्कुल, हम अपना हक लेके हम अपना हक लेंगे। हम पूरी एफर्ट्स करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवशरण साहब आपका भी, और बिलाल अजरकानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम को मुफ्त बिजली देने का इलेक्शन कैंपेन में वादा करने वाली सियासी जमातों ने अब आवाम पर बिजली गिराने का मंसूबा बना लिया है, क्योंकि हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है, जिससे वाज़ेह है कि अब महंगाई का जो तूफ़ान है वो और मज़ीद बढ़ेगा और महंगाई की इस चक्की में बराह रास्त गरीब आदमी पिस कर रह जाएगा। जहां पहले ही पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, सब्जी, दाल सब महंगा है, वहीं अब बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होने से आवाम का जीना अजीरन हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ये जो सिचुएशन अभी बिल्ड हो गई है, ज़ाहिर है कि IMF से हमने आखिरी किस्त भी लेनी है और फिर अगले प्रोग्राम की भी तैयारी करनी है, इसमें कोई रिलीफ आवाम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि टैरिफ भी बढ़ाने की बात कर दी है बिजली और गैस के। जी, टैरिफ बढ़ाना तो कोई मसला नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, मगर टैरिफ बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। अगर सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से मसला हल हो जाता है तो फिर सोचने की बात यही है कि इससे इकोनॉमी को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है और लोगों की जो हालत ख़राब होती है, वो तो फिर ऐसी है कि हम कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो सोचना ये चाहिए कि अगर आप उसकी ये गवर्नेंस के इशू हैं, तो वहाँ अगर आप मैनेजमेंट ठीक कर लें, बिजली की चोरी रोक लें, जो लाइन लॉसेस हैं उनको दूर कर लें और फिर टैक्सों को नीचे कर लें, और टैक्सों को जहाँ नहीं आ रहे, जहाँ से टैक्स आने चाहिए, यानी कि मेरा इशारा इस तरफ है कि आपने 2 ट्रिलियन की मराद दे रखी हैं, टैक्सेस में एग्जम्पशंस दे रखी हैं, उनको विड्रॉ कर लें तो टैक्स रेट कम करने से कम ये होगा कि जो बिजली की कीमत में इजाफा होगा उससे जो टैक्सेस उसके ऊपर वर्कआउट होते हैं वो तो कम से कम रह जाए, तो लोगों के ऊपर बोझ कम जो है फिर हम डाल सकेंगे। सही है। मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, मैं अपनी समझने के लिए और नाज़रीन के समझने के लिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के सारिफिन के लिए गैस जो है वो मज़ीद महंगी की जाएगी। एक तो वो गैस है जो पूरे मुल्क को सप्लाई की जा रही है, उस पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा, उसको महंगा किया जाएगा, लेकिन ये अलग से महंगी की जाएगी, इसकी क्या वजूहात है? जी देखिए, इन्होंने ये किया है कि कुछ सूबों ने सेस के नाम पर के हम चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगा सकते हैं, तो वो उन इलाकों में जहाँ गैस पैदा हो रही है और वहाँ ये लगाया गया है। होना तो दरअसल ये चाहिए कि जो सेल टैक्स बाद में जिसकी सप्लाई पे लगता है 18%, और वो जाहिर है कि जब इंडस्ट्री पे पास ऑन होता है तो वो फिर हम पे पास ऑन करते हैं, उसको देखना चाहिए कि क्या हम इतना जो बुलंद शरह का सेल टैक्स हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये तो उन ममालिक में है जो ऑलमोस्ट वेलफेयर स्टेट्स हैं, जहाँ आपको फरी तलीम भी हासिल है, आपको हेल्थ भी जो है वो भी
तालीम के साथ फ्री मिलती है और भी सहूलियात जिंदगी की मिलती हैं। मगर IMF जब ये टैरिफ के अंदर टैक्सेस की बात को खोल के बयान नहीं करते कि जो टैक्सेस की शरह पाकिस्तान में हमने लगा रखी है वो तो बहुत यूरोपियन ममालिक के बराबर है। ना तो अमेरिका में आपको इतनी हाई शरह मिलेगी, फिर आप एशिया में देख लीजिए कि 3 बड़ी जो इकोनॉमीज हैं जो जाहिर है सक्सेस स्टोरी है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और जापान है, दोनों में 10 से कम है शरह जो है वो सेल टैक्स की। तो ये दरअसल इसमें टैक्सों के निज़ाम की बहुत बड़ी खराबी है कि उनकी शरह इतनी ज़्यादा है कि उससे फिर चीज़ें भी महंगी होती हैं और लोगों के ऊपर वो जो बेजा जो है उसका जो बोझ भी पास ऑन कर देते हैं। जाहिर है अगर इंडस्ट्री पे लगेगा तो वो तो अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत में उसको ऐड कर लेंगे और वो जाहिर है एंड कंज्यूमर से ही फिर लिया जाता है जितना सेल टैक्स होता है। तो एंड कंज्यूमर पाकिस्तान में आमदनी तो उसकी बढ़ नहीं रही है बल्कि रियल टर्म में नीचे जा रही है। अगर आज डॉलर की पैरिटी से देखें और चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं तो चाहे हम एनर्जी भी जो पैदा कर रहे हैं उसमें भी तो फ्यूल हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर इतने हैवी टैक्सेस जो हम इंपोर्ट की सतह पे लगाए फिर सप्लाई पे लगाए तो उससे दरअसल ये और बाकी मैंने अर्ज किया कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस के इशू हैं, उनको दुरुस्त किए बगैर सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से तो काम नहीं बनेगा। सही है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमारे इस वक्त 6 बड़े सेक्टर्स हैं जिसपे जो टैक्स नेट उस तरीके से उसमें नहीं आ रहे हैं या उतना टैक्स पे नहीं करते हैं। हमने देखा कि रिटेलर्स की भी बात हुई थी IMF के साथ। ये कितना ज़रूरी है कि आपने अगर पैसा जनरेट करना है या टैक्स इकट्ठा करना है मुल्क को चलाने के लिए तो इन 6 को टैक्स नेट में ना सिर्फ लाना ज़रूरी है बल्कि ये चेक एंड बैलेंस भी करना, क्योंकि रिपोर्ट देखी पड़ी उसमें 2% दिया जा रहा है टैक्स, 2.5% दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी अनफेयर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल टैक्स का जो निज़ाम बेहतरीन तो यही होता है कि वो कम शरह पे हो और बहुत ब्रॉड बेस यानी वसील बुनियाद हो, हर एक से लिया जाए मगर बहुत कम शरह पे लिया जाए और एक दफ़ा जब रियासत के पास पैसा आ जाए फिर उन सेक्टर्स पे जिनको प्रमोट करना मकसूद हो या उन कमज़ोर तबकात को जिनको सब्सिडी देना मकसूद हो। अब पूरे यूरोप में भी आपने देखा और अमेरिका में भी जो एग्रीकल्चर के शोबे से हैं वहाँ फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है मगर टैक्स तो उनसे भी लिया जाता है। हमें भी यही करना चाहिए। और यहाँ पर तो खाद पर भी सब्सिडी खत्म करने की बात की जा रही है व्हिच वुड डायरेक्ट अफेक्ट फार्मर्स। जी वो 18% अगर वहाँ सेल टैक्स हम IMF के कहने पे लगाते हैं फिर तो वो जो थोड़ी बहुत बचत उनको हो भी रही है तो नुकसान में चले जाएंगे जो फार्मर्स हैं। तो चाहिए ये कि जो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर बेस को बढ़ा लिया जाए तो फिर टैक्स की शरह तो आधी हो सकती है। अगर आज सिर्फ कोई 1.5 मिलियन लोग ही टैक्स दे रहे हैं, अगर ये 4 गुना हो जाए तो फिर शरह टैक्स भी कम हो जाएगी। तो इसको हुकूमत को चाहिए कि वो नए टैक्सेस ना लगाए और जो टैक्सेस मौजूद है उसको अगर अपनी जो बेस है उसको वसी कर ले तो फिर टैक्स के रेट भी उसी शरह से कम हो जाएंगे तो महंगाई में ओवरऑल भी बहुत कमी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा जो मैं अर्ज कर रहा था कि वो एग्जम्पशंस वापस ले, क्योंकि एग्जम्पशंस देना बिला जवाब, देखिए 2 ट्रिलियन की एग्जम्पशंस तो बहुत बड़ी रकम है। एक तरफ तो हमारे पास पैसे नहीं है, अब बैंकों से 22% पे हम कर्जा ले रहे हैं और दूसरी तरफ फिर आप सोचे कि 2 ट्रिलियन की एग्जम्पशंस दे दी जाए, ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। ठीक है। और ऐसे में अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या फिलफॉर वो सारे जो हमारे इदारे हैं खसारे में उन तमाम पर ये बातचीत होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन की, या फिर किसी एक को हम चेक कर लें पहले, जैसे PIA का जिक्र किया जा रहा है एयरपोर्ट्स का, क्या ये बेहतर ऑप्शन है? जी निजकारी जो जिस तरीके से हम करना चाहते हैं उसमें तो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि इस वक्त अदारे जो बहुत ज्यादा खसारे में है उसका तो कोई इतने पैसे भी नहीं देगा और सिर्फ ये कि जो हम उनके ऊपर बेजा खर्चा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हम उसके अंदर भी इंतजामी तब्दीलियां कर सकते हैं। और आपने सही फरमाया कि बजाय सबको एकदम करने के जो उनको बाहर से ऐसी कंपनीज होती हैं जो उसको आपको उसको बेहतर नताइज हासिल करके उसको बेचती हैं, मगर ये हम जब हम मिनिस्ट्रियां बना देते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना किसी हुकूमत की मिनिस्ट्री का काम नहीं होना चाहिए। ये तो इसके लिए खास स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं, ओवरऑल इंटरनेशनल बिडिंग करके आप उनको दें, आप अपनी एक रिजर्व प्राइस बताएं और वो आपको उससे बेहतर प्राइस अगर लेकर दें तो अच्छा है। इस तरह से तो अपने कौमी जो वसाइल हैं उनको ज़ाया करना नामुनासिब है। यहाँ पे भी बद इंतज़ामी और बदनवानी का ज़्यादा मसला है, वरना वो भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है। यानी मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस पे जबकि हम IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमने करनी भी है आगे जाकर भी, और एक प्रोग्राम को भी हम परस्यू करने की बात कर रहे हैं,
इसमें आवाम का कहीं से फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और फिर ज़ाहिर है कि आलमी मार्केट में अगर पेट्रोल जो है वो अपनी डिमांड से जम करेगा तो फिर हमें ज़ाहिर है कि मजबूरन वो भी महंगा करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आवाम को। और फिर ज़ाहिर है पेट्रोल और बिजली के साथ बहुत सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं और उस बिज़नेस के नतीजे में जो फिर महंगाई की शरह वो बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अब इसहाक डार नहीं है, ये कितना इफेक्ट डालेगा हमारी प्रोसीडिंग में IMF के साथ? जी, मेरा ख्याल है कि अभी ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल तरीके से बात हो सकेगी, क्योंकि डार साहब की 2-3 चीज़ों पे एक तरह नहीं से आप मतलब कह हम सकते हैं सख्त कि शराइत पे, उनकी शराइत पे मानेंगे या फिर हमारी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस होगी अब की बार? जी, दरअसल उनकी शर्त तो ज़्यादातर एक ही होती है कि हम उतना तो कम से कम हमारे महसूलात हों, चाहे वो टैक्स हों, नॉन टैक्स हों, जिससे कि हम सूद को निकाल कर बाकी अखराजात तो पूरे कर सकें। उसके लिए हमें जो है वो बोरोड मनी, यानी कि बहुत इस वक्त बुलंद शरह पे हम कर्जा ले रहे हैं। तो ये चाहे IMF ना भी कहे तो हमें अपना हाउस तो इन ऑर्डर करना है। किसी घर में भी ये तो नहीं हो सकता कि आप मुसलसल जो है खर्चों ज़्यादा हो और आमदन कम रहे। तो आमदन को बढ़ाने के अलावा खर्चे कम करने की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। वो तो एक नंबर देते हैं कि इतना प्राइमरी आपका सरप्लस हो, बस उनकी एक शर्त होती है। बाकी हमने अपना प्रोग्राम देना होता है कि हम इसके अंदर रहेंगे। डार साहब जिस तरीके से देते थे उससे ये टीम बेहतर तरीके से पेश कर सकती है, क्योंकि डार साहब तो ज्यादातर टैक्सों को बढ़ाने की बात करते थे और खर्चे कभी कम करने की कोशिश नहीं की थी। मगर अभी जो नए वजीर हमारे खजाना तशरीफ लाए हैं, उन्होंने खर्चे कम करने की तरफ भी संजीदगी से बात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहां हो क्या रहा है ये आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी से तंग है तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए जाने वाले चालान उनकी जेबों पर भारी पड़ रहे हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और आवाम का जीना दोभर हो चुका है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कराची शहर में यौमिया 10,000 चालान किए जा रहे हैं और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि फी सेक्शन 25 चालान करने की जिम्मेदारी दी गई है। यूं हर चौक चौराहे पर दर्जनों अहलकार खड़े हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की बजाय मोटरसाइकिल और कार सवारों और माल बरदार गाड़ियों का चालान करने में मसरूफ नजर आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दिन भर में किए जाने वाले चालान की मद में 1 करोड़ रुपए की कमाई की जा रही है। अब एक जानिब कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान काटे जा रहे हैं तो दूसरी जानिब वो मालबरदार गाड़ियां जिन्हें दिन के वक्त शहर की हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं, वो भी चलती फिरती नजर आ रही हैं। इस पर कराची के शहरी सरापा एहतजाज हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को चालान जो है वो थमा रहे हैं और हज़ारों रुपए चालान के ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, जो कि सरासर एक ज़्यादती है। इस पर बात करेंगे कि कराची पुलिस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अचानक इतनी मुतहरिक कैसे हो गई, क्यों हो गई और इस कदर ज़्यादा चालान करने की आखिर वजह क्या है। हमें MQM से अरशद वोहरा साहब ने, साबिक डिप्टी मेयर कराची, उन्होंने ज्वाइन किया है। अरशद वोहरा साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि ये अचानक इतनी फुर्तियाँ क्यों हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की और धड़ाधड़ जो है वो चालान काटे जा रहे हैं और करोड़ों रुपए भी लिए जा रहे हैं। देखें, यही तो एक इशू है कि कराची में जो है हर लिहाज से आई मीन वी कैन से कि कराची में जो है वो बहुत सारे इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, जो है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है, पानी का इशू है। अब रही सही जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में से ये एक इशू आ जाता है गवर्नेंस का, जिसकी कि आप अभी बात कर रही है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, रमजानों में जाहिर सी बात है कि उनकी नीड्स बढ़ जाती हैं, उनकी पॉकेट नीड्स बढ़ जाती हैं, उन्हें अपनी ईद इकट्ठी करनी होती है, उन्हें आगे लोगों को पैसा पहुंचाना होता है। अच्छा। लेकिन ये इनका मामूल ये पैसा किसको पहुंचाना होता है अरशद वोहरा साहब? अगर देखें, अगर इनके हाईअप्स ठीक होते हैं तो फिर ये हाईअप्स जो है इनको ये जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मींस कि ये जब ऊपर चीजें ठीक होंगी तो नीचे खुद ब खुद उसका जो है इफेक्ट आएगा। लेकिन जब ऊपर ही चीजें ठीक नहीं होंगी, कोई इनसे ये सवाल नहीं करता कि भाई आप ट्रैफिक लाइट, लेकिन सर एक सिस्टम होता है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं पैसे तो ये कहां तक पहुंचते होंगे?
पहुंचते होंगे, मतलब जाहिर सी बात है ऊपर टॉप लेवल तक ही पहुंचते होंगे ना डेफिनेटली। अगर ऐसा नहीं है, देखें मैं अपनी मतलब मैं समझना चाह रही हूँ अर्शद वोरा साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है जिसपे हम बार बार आपको रोक रहे हैं कि अगर ये ऊपर तक जाते हैं तो क्या ये डिपार्टमेंट में जमा होते हैं, जो एक पूरा इसका प्रोसेस है, खजाने में जाते हैं क्या, या किसी की और की जेब में जाते हैं? कैसे खजाने में जमा होते हैं? किस खजाने की आप बात कर रही हैं? ये खजाने हैं कि अपने पर्सनल खजानों में जमा होते हैं, इनके अपने बैंक अकाउंट्स में जमा होते हैं। आप ये देखें, मैं आपको सिर्फ मैनेजमेंट की एक बात बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप ये देखें, एक ट्रैफिक लाइट जो है उसके ऊपर पुलिस वाले को मौजूद होना चाहिए। अब वो पुलिस वाला ट्रैफिक लाइट पर मौजूद होने के बजाय वो पुलिस वाला आप ट्रैफिक लाइट को जैसे ही क्रॉस करके आगे जाएंगे, वहां पे आपको 4, 5, 6 की टोली नजर आएगी और वो वहां पे जो है इंतजार में होते हैं कि किसी तरीके से शिकार मिले, जरा सी उससे चूक हो। भाई आप चूक होने से पहले रोक लो ना, आप क्यों उसको उकसा रहे हो कि वो गलती करके आगे आए तो हम पकड़े? आप गलती पहले करने से पहले अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको रोको। तो ये उन्होंने नहीं करना, ये रूटीन है, ये मामूल है इनका। इनके पास से जो है वो डबल सवारी, ट्रिपल सवारी निकल जाएगी, रॉन्ग साइड निकल जाएगी, 100 रुपए 200 रुपए में ये बिक जाते हैं। मतलब देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल, और ये सारा जो है आवे का हवाई बिगड़ा हुआ तो है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं और वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि 100 या 200 या 500 रुपए लेके वो छोड़ रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है। ये आप समझते हैं कि ये डिपार्टमेंट की नाहली है बेसिकली? बिल्कुल डिपार्टमेंट की नाहली। अभी वो रिक्शा वाला जो है वो सिग्नल तोड़ने में 4,500 ये जानबूझ के अपनी आंखें बंद किए हुए है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये डिवाइस लेकर और ये चालान काटकर वो रसीद देते हैं, that is not acceptable at all, because उसका क्या डाटा है, क्या अकाउंट्स है, उसकी क्या मंथली या डेली समरी आती है, उसमें से क्या उस पुलिस एहलकार को कहते हैं कि तुमने अगर 25 चालान किए तो 1000 रुपए के चालान पे 500 रुपए तुम्हारे हैं। तो ये इनकम जनरेशन को, अपनी इलीगल इनकम जनरेशन को उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। मतलब एक इलिजिटिमेट इनकम जो है उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ये जो पैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा कि ये डीआईजी साहब के खजाने में जमा हो रहे हैं, या इससे ऊपर भी कोई खजाना है? ये समझ रहा हूँ कि अगर उनके खजाने में नहीं जमा हो रहे तो फिर जो है नीचे वाला सही होना चाहिए। आज नीचे वाले को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नीचे वाले को मैं ये नहीं कह रहा कि डीआईजी साहब के हुक्म पर ये पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशनली यही रहा है इस मुल्क में, इस शहर में, कि आप जो है अगर आपका ऊपर का जो है अफसर जो है वो ईमानदार होगा, आपका ऊपर का अफसर जो है सही मैनेजमेंट कर रहा होगा, तो उसका इफेक्ट नीचे तक आता है और नीचे वाला डरेगा कि हमारे बॉस की तरफ से ये हुक्म है। लेकिन जब नीचे वाला ही, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल फ्री हो जाए, फ्रीलांस हो जाए और उसे किसी किस्म का डर और खौफ ना हो, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि ऊपर उससे कोई पूछ-गुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्शद वोरा साहब, आपने वक्त निकाला। बिल्कुल ठीक फरमा थे कि कराची के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ईदी इकट्ठी करने की चक्कर में जो कर रहे हैं, इससे आवाम का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मेरा ख्याल से कि जो गवर्न कर रहे हैं उसको इस बात पर सोचना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस के आवाम लुट गए हैं, ऊपर से फिर कुछ पैसे निकालना और फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को थमाना, ये अलमिया हमारे मुल्क का। बहरहाल नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।